नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं ध्वनि चैप्टर लुसेंट ऑब्जेक्टिव का। इसको मैं 25 क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं। ये 26वां क्वेश्चन है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक पार्ट में हम 25 क्वेश्चन करवाते हैं। चलते हैं, देखिएगा पहला क्वेश्चन कैसा है, आपका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रध्वनिक विमान उड़ते हैं। प्रध्वनिक विमान, विमान से को हम लोग ध्वनि विमान को हम लोग मैक से मापते हैं कि कितना स्पीड से चलता है, उसको हम लोग मैक से मापते हैं। मैक 2 को होता है, एक से अधिक होगा और एक 5 से अधिक होगा। 1 से अधिक होगा उसको हम प्राध्वनिक कहते हैं, यानी सबसोनिक कहते हैं। और जो 5 से अधिक रहेगा उसको हम हाइपरसोनिक कहते हैं। हाइपरसोनिक कहते हैं। हाइपरसोनिक किसको कहते हैं? जो 5 से अधिक होती है। तो प्राध्वनिक किसको कहते हैं? वायु के चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक चाल को हम लोग प्राध्वनि चाल कहते हैं। ये सब हम लोग बयान में उपयोग करते हैं, विमान में उपयोग करते हैं। चलिएगा पहला क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिएगा 26 नंबर। देखिए इसी क्वेश्चन है, वस्तु के वेग, यानी वस्तु का वेग हो गया, वस्तु का वेग बटा उसी माध्यम में ध्वनि का वेग, ये क्या दर्शाता है? एक मैक दर्शाता है। मैक किसको में प्रयोग करते हैं हम लोग किसको में प्रयोग करते हैं? हम लोग प्रयोग किसको में? बयान में हम लोग प्रयोग करते हैं मैक की संख्या, यानी मैक होगा, मैक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑक्टेन से हम लोग क्या करते हैं? अब याद रखिए ट्रिक, CDPO यानी सीटेन नंबर से हम लोग डीजल के मापते हैं गुणवत्ता, और पेट्रोल के हम लोग ऑक्टेन से नापते हैं। ऑक्टेन से ये हो गया किसका? ऑक्टेन से कौन सी नापते हैं? पेट्रोल की गुणवत्ता नापते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखिएगा। मैक अंकों का प्रयोग हम लोग करते हैं किस में? उसी क्वेश्चन आ गया। मैक अंकों का प्रयोग हम लोग बयान में करते हैं, और 1 से अधिक होता है उसे प्राध्वनि कहते हैं, और 5 से अधिक होता है जिसको अति प्राध्वनि कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। 29 नंबर देखिएगा, एकदम हल्का क्वेश्चन है, बाकी डरा देगा आपको। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापे जाते हैं, किससे मापे जाते हैं? तो लिख रहा फाउंड, इसको में तो दिक्कत नहीं है। डेसी, इसको में दिक्कत है। ये देखिए डेसिबल और डेसिमल, आपको ये याद कैसे रखें? डेसिबल और डेसिमल में कंफ्यूज होएगा। तो देखते हैं डेसिबल, कुछ चीज़ को हम डेसिबल बोलते हैं, डीबी लिखते हैं कि 50 डेसिबल के है, यानी 50 डी है और बी है, बा है, तो यानी बा होगा, यानी डेसिबल होगा, मान नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारणतः बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है, कितना होती है? 30 से 40 होती है, 30 से 40 होती है। और फुसफुसाहट में कहेगा तो 20 से 30 कहेगा। और WHO के अनुसार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लगभग 70 डेसिबल तक होता है। 70 डेसिबल तक ही कानून है, और 100 डेसिबल तक कुछ डीजे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर देखिएगा। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि और नर ध्वनि में भिन्न होती है, उसको क्या कहते हैं? हम लोग तरत्व कहते हैं। तरत यानी पिच कहते हैं। अब पिच किसको कहेंगे? यानी मोटा पतला के बात कर रहा है। एक मादा ध्वनि का नर से भिन्न क्यों होती है? तरत के कारण। तरत की मापते हैं किसको से? हम लोग आवृत्ति से हम लोग का चीज मांगते हैं? त्रात मांगते हैं। देखिएगा थोड़ा सा आपको कंफ्यूज होता होगा, हम क्लियर कर देते हैं कि एक होता है त्रत, और एक होता है त्रत। हम लोग किससे मापते हैं? आवृत्ति से। और एक होता है आवृत्ति हो गया, और इसको वो याम होगा। याम किसको? तीव्रता को हम लोग याम से करते हैं। अब ये दोनों कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ती उल्टा कीजिए, ती है तो इसको में ती नहीं होगा, तो इसको में याम हो जाएगा। इसी दोनों को क्वेश्चन में आंसर देता है।
तरत्व है तो इसका ती उल्टी होगा, यानी ती उल्टा होगा, तरत्व की आवृत्ति होगा और तीव्रता के याम होगा। तो तरत्व का कितना होगा, तरत्व के किसको लिखेंगे हम लोग, आवृत्ति। इसकी मोटा पतला क्यों निर्भर करता है, तरत्व के कारण और दूर और नज़दीक जाने के लिए तीव्रता के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मिलेगा इसी क्वेश्चन। देखिए अब बोल रहा है कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है, मोटी ग्रेव या सुरीली होती है, किसके कारण, हम लोग तरत्व के कारण, पिच के कारण। पिच ज़्यादा रहेगा तो पतली होगी, मतलब आवाज़ सुरीला होगा कब, जब तरत्व ज़्यादा होगा। अब उसको याद रखिए, ती उल्टा होता है, बहुत अच्छी। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक क्षीण होती है, मतलब पतली होती है। क्षीण मतलब पतली होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ में क्या होती है, तरत्व का होती है, तरत्व अधिक होती है। जितना अधिक रहेगा उतने ही पतला होगा, और जितना अधिक रहेगा उतना ही, यानी तरत्व अधिक होती है। और तरत्व किसको पर, आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। आयाम किसको पर, याम तीव्रता पर, ये तीव्रता पर। तीव्रता क्या हो गया, दूर नजदीक जाना। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय होती है, सुरीली होती है, क्योंकि बच्चे का अधिक ताकत होती है। नहीं, बच्चे की आवाज़ का तरत्व पुरुषों की आवाज़ की तरत्व की तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना आपको याद रखिए कि तरत्व जितना अधिक होगा उतना ही आवाज़ पतला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, सुरीली होती है, तीक्ष्ण कहिए, ये दोनों कह सकते हैं, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ क्या होती है, इसको में क्या होती है, यहाँ यानी तरत्व किसको पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर, आवृत्ति अधिक होती है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा 36 उसका ही नेक्स्ट कंसेप्ट है इसका। जब तीव्रता और याम दोनों बराबर हो जाए तो हम लोग किससे अलग करते हैं किसी का आवाज़, ये हम लोग क्वालिटी से करते हैं, यानी गुण से करते हैं, क्वालिटी से। तो यही पूछ रहा है, यहाँ देख लीजिएगा। यदि सितार और बांसुरी के एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर किसके कारण होती है। मतलब बोल रहा कि सितार है और एक बांसुरी है, दोनों एक ही स्वर मतलब टोन बजाया जा रहा है, एक ही टोन, और उनको उत्पन्न ध्वनि का भेद करना है तो किससे हम लोग करेंगे, हम लोग गुण से करेंगे, यानी ध्वनि के क्वालिटी से करेंगे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि की तरंग उत्पत्ति नहीं होती है। ध्वनि में ध्रुवन नहीं होती। ध्रुवन किसे कहते हैं, जिसे एक दिशा में नहीं भेजा जा सकता, इसको तो भेजा जा सकता है। ध्रुवन किसको में होती है, प्रकाश में होती है। प्रकाश में ध्रुवन होती है, लेकिन प्रकाश में ध्रुवन होती है और ध्वनि में ध्रुवन नहीं होती है। धा से धा नहीं होती है, धा से धा नहीं होती है। विवर्तन होता है, प्रवर्तन होता है, अपवर्तन होता है। चलेगा इसको, धा से धा नहीं होता, इतना याद रखिए। ध्वनि तीव्रता की डेसिमल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, और 95 सुन सकता, मैंने डीजे हानिकारक है, जिससे 95 सबसे अधिक हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित किसको द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण करी जाती है। हवाई जहाज के द्वारा सबसे ज़्यादा। इसको में ही मैक संख्या, हम लोग ध्वनि प्रदूषण किससे मापते हैं, मैक से। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नज़दीकी आती रेलगाड़ी की सीटी आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की घटती जाती है। किसके कारण, डॉपलर प्रभाव के कारण। रावण इन्फेक्ट दिया था, और जूल थॉमस ने ये ऊष्मा पर दिया था, हीट के बारे में दिया था, जूल प्रभाव। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिएगा 40 के बाद 41 नंबर। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठियों को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता। एक अंतरिक्ष यात्री है, अपने सहपाठियों को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकती। मैंने एक दूसरा कोई, मान लीजिए 2 आदमी गया है, एक दूसरा का नहीं सुन सकता है, ई बोला कोची नहीं सुन सकता। ऐसा क्यों होता है? क्यों? वहाँ माध्यम नहीं है, मैंने वायु नहीं है। आप जानते हैं कि ध्वनि माध्यम में ही चलती है, तो ध्वनि प्रचलित उसके माध्यम नहीं होती, इसी कारण ध्वनि प्रचलित करने के लिए माध्यम नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों से घटित को नहीं होती है? दोनों में कौन नहीं होती है? ध्रुवन। ध्रुवन किसको में नहीं होता है? धा वाला में नहीं होती है, धा वाला में नहीं होती है, ध्वनि में नहीं होती है, प्रकाश में होती है। प्रकाश कैसा तरंग है? प्रकाश यानी अनुप्रास्थ है, अनुप्रास्थ है, पा से पा है, इसको में अनुप्रास्थ है, और एक को चाहिए अनुधार्ज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखता है, क्योंकि देखते हैं कोई चिल्लाता है, फलना चिल्लाता है, क्यों ऐसा चिल्लाता है? क्योंकि उसका ध्वनि सिर्फ एक दिशा में जाए, जिससे एक दिशा में जा सके। इससे पता चले कि मतलब दूर तक आवाज जाएगा। किसी को माध्यम का आप घेर दीजिएगा तो दूर तक आवाज जाएगा, लेकिन प्रकाश में ऐसा नहीं होता है, चलते उसको ध्रुवीन क्रिया नहीं होती है। अच्छी ध्रुवन की क्रिया हो जाती है, मतलब बढ़ जाता है। डेसिमल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके मापन के लिए किया जाता है? डेसिमल में किसको? ध्वनि की तीव्रता के लिए। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिध्वनि कारण है, किसका प्रतिध्वनि कारण है? प्रतिध्वनि किसका कारण है? प्रतिध्वनि प्रवर्तन कितना मीटर पर? 17 मीटर पर, यानी 16.6 मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वही क्वेश्चन फिर आ गया। अंततः प्रतिध्वनि को सुनने के लिए परावर्तक तल को ध्वनि स्रोतों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। रडार की कार्य प्रणाली में से किसके आधार पर होती है? रडार रेडियो तरंगों की परावर्तन के कारण। कभी पूछता है कि रेडियो में कौन सा तरंग प्रयोग करते हैं? रडार में हम लोग कौन सा प्रयोग करते हैं? तो रेडियो करते हैं। सोनार में किसका करता है? सोनार में हम लोग किसको करते हैं? सोनार में किसका हम लोग प्रयोग करते हैं? ये आप कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए हम लोग सूक्ष्म तरंग के सोनार में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के सुनने के लिए लगभग कितने अंतराल होना चाहिए? 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए, 1 अधिक से होना चाहिए। और अच्छी प्रकाश के लिए 1/16 सेकंड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे ऑडिटोरी की दीवारें, ऑडिटोरी जो मतलब हॉल रहता है, उसको में क्या होती है कि बहुत सारा आप देखते होंगे, पूरा इसको में कालीन बिछा रहता है, फर्श रेशेदार होती है। क्यों ऐसा होती है? क्योंकि ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोका जा सके। पूरा दिशा आप देखिएगा, अकेले चिल्लाइएगा तो बहुत आवाज़ गूंजेगा, लेकिन आप कुछ वस्तु घर में रख दीजिएगा तो आवाज़ को अवशोषण कर लेता है। चलते ऑडिटोरियम में छत पर, फर्श पर कालीन बिछाई जाती है, ग्लास फाइबर लगा दी जाती है, रुखड़ा कर दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने देर तक रहती है? 1/10 सेकंड तक। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए।